हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आज आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करते हैं और कौन कौन सी टाइप्स रहती हैं और कौन कौन उनको फाइल कर सकता है। तो चलिए जी, आज का हमारा टॉपिक्स है आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर्म्स के ऊपर। ये डिफरेंट टाइप्स की 9 टाइप्स की रहती हैं। आईटीआर सबसे पहले ये देख लेना। आईटीआर क्या होती है? जब टैक्स पेयर जो एक फॉर्म रहता है आईटीआर का, इनकम टैक्स रिटर्न्स का, टैक्स पेयर उस फॉर्म को भरता है, उसमें से जो भी है टैक्सेस फाइल करने रहते हैं उसको हर जो एनुअल हर ईयर में मतलब आईटीआर भरनी रहती है, हर फाइनेंशियल ईयर हर प्रीवियस ईयर में जो कि है सीबीडीटी द्वारा जो भी रिटर्न फाइल करने के लिए मेंशन रहता है वो आईटीआर भरना रहता है। चलिए जी, आईटीआर में क्या होता है? आईटीआर 1, 2, 2A, 3, 4, ठीक है जी, ये आगे डिस्कस करने वाले हैं हम। उसके बाद 4S, उसके बाद जो कि ये 1, 2, 3 और 4 तक जो हमारी आईटीआर हैं वो इंडिविजुअल्स द्वारा भरी जाती हैं। और उसके बाद जो है हमारी आई टी आर 5, 6, 7 जो कौन फाइल करता है? जस्ट कंपनी और फॉर्म्स के लिए एप्लीकेबल रहती हैं। तो चलिए जी, सबसे पहले डिस्कस करते हैं आई टी आर 1। आई टी आर 1 में क्या है? इसको सहज फॉर्म भी बोलते हैं। और उसके बाद इसमें इनकम टैक्स रिटर्न है जो फाइल कौन कर सकता है? खाली इंडिविजुअल टैक्स पेयर द्वारा ही भरी जा सकती है। तो इसमें कौन कौन इसको भरने के लिए कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आई टी आर 1 फॉर्म जो है अवेलेबल किसके लिए रहता है? तो चलिए जी, सबसे पहले जिसकी इनकम, जिस पर्सन जिस इंडिविजुअल की इनकम सैलरी या पेंशन से है वो आईटीआर 1 फाइल करता है। और जिसकी हाउसिंग प्रॉपर्टी यानी सिंगल हाउसिंग प्रॉपर्टी है और उसके लाइवलीहुड के लिए यानी उसका एक इनकम सोर्स है तो वो भी आईटीआर 1 फाइल करेगा। उसके बाद एन इंडिविजुअल हु हैज नो इनकम फ्रॉम नो अदर बिजनेस और नो इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एनी एसेट, यानी जिसकी इनकम कैपिटल गेन और अदर बिजनेस से इनकम नहीं हो रही वो भी आईटीआर 1 फाइल करेगा। उसके बाद इंडिविजुअल हु डू नॉट ऑन एनी एसेट प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, यानी इंडिया के बाहर कोई भी एसेट या प्रॉपर्टी जिसकी नहीं है वो इंडिविजुअल भी आईटीआर 1 फाइल करेगा। और इंडिया के बाहर बाहर कोई भी इनकम सोर्स नहीं है तो उसके लिए भी आईटीआर 1 रहेगी। और जिसकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से कम है आईटीआर 1 फाइल करेगा। और उसके बाद जिसका सोर्स ऑफ इनकम जैसे अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स या सोर्सेज रहते हैं, जैसे एफडी, आरडी या किसी से भी इस तरह का मतलब पैसा जमा करके मतलब इंटरेस्ट वगैरह मतलब से इनकम रहती है, वो उसका सोर्स ऑफ इनकम है अगर, तो वो भी आईटीआर 1 फाइल करेगा। तो उसके बाद इंडिविजुअल्स हु हैव नॉट अर्न इनकम फ्रॉम एनी विंडफॉल सच एज लॉटरी, हॉर्स रेसिंग, अगर आपको कोई लॉटरी या हॉर्स रेसिंग, पजल वगैरह, कार्ड गेम, इनसे अगर इनकम नहीं हो रही तो भी आप आईटीआर 1 फिल करोगे। तो उसके बाद पर्सन हु नॉट टू एक्यूमुलेट देयर स्पाउस अंडर एज चाइल्ड इनकम, who want for people who want to accumulate their spouse underage child income with their own as long as the income to be clubbed, यानी क्लब का मतलब क्या होता है कि जब कोई एक पर्सन, मान लीजिए मैं हूँ और मेरी वाइफ की या मेरे जो भी अंडरेज चाइल्ड, माइनर चाइल्ड है, उनकी इनकम मेरी इनकम में क्लब की जाती है यानी मर्ज की जाती है, मिक्स की जाती है, तो वो टोटल इनकम जो बनती है वो भी उसके लिए भी आईटीआर 1 है जो फाइल की जाती है। तो चलिए जी, इसमें देख लेते हैं आईटीआर 1 के लिए कौन कौन एलिजिबल है। सबसे पहले था सैलरी और पेंशन जिनको आ रही है, और सिंगल हाउस प्रॉपर्टी है, सिर्फ लाइवलीहुड वही है आपका, उसके लिए भी आईटीआर 1 है। कैपिटल गेन और बिजनेस से कोई इनकम नहीं होनी चाहिए। इंडिया के बाहर आपकी कोई प्रॉपर्टी एसेट नहीं होना चाहिए। इंडिया के बाहर आपका कोई अदर इनकम सोर्स नहीं होना चाहिए। और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से कम होनी चाहिए। और पर्सन हु, अगर कोई आपका एफडी, आरडी, इसमें कुछ भी इन्वेस्टमेंट करके इंटरेस्ट का आपका इनकम सोर्स है तो वो भी आप आईटीआर 1 में जाओगे। और लॉटरी, हॉर्स रेसिंग, पजल वजल, कार्ड गेम, इनसे आपकी इनकम नहीं होनी चाहिए। अगर क्लब्ड इनकम है तो भी आपका आईटीआर 1 में रहेगा। तो चलिए जी, आईटीआर 2A के बारे में बात करते हैं। मोस्टली आईटीआर 1 और आईटीआर 2 में सिमिलरिटीज आपको देखने को मिलेंगी। तो इसके बाद ये देख लेना ये कब इंट्रोड्यूस हुआ। ये असेसमेंट ईयर 2015-16 से इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इसमें क्या रहता है, ये न्यू इनकम न्यू आईटीआर फॉर्म है। और इसमें क्या है, ये अभी उसमें आईटीआर 1 में क्या था, जस्ट इंडिविजुअल था। और इस फॉर्म को कौन यूज कर सकता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और इंडिविजुअल टैक्स पेयर दोनों यूज कर सकते
सकते हैं, यानी दोनों एप्लीकेबल हैं। ठीक है जी, कौन कौन इसके लिए है, मोस्टली सिमिलरिटी मैंने आपको बता रखा है, तो इसको जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। तो इनकम, जिनकी इनकम, सैलरी और पेंशन, ये याद रखना कि इन ITR 1 में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नहीं था और ITR 2A में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एलिजिबल है, उसके लिए ये फॉर्म एप्लीकेबल है। ठीक है जी, तो चलिए जी, सैलरी और पेंशन से इनकम हो रही है, उसमें ITR 1 में हमने पढ़ा था कि एक हाउस प्रॉपर्टी है जो कि वो उसका लाइवलीहुड है, सोर्स ऑफ इनकम है जस्ट। तो इसमें क्या है, ऑपोजिट है, उल्टा है। तो क्या है, वन हाउस प्रॉपर्टी से ज़्यादा, यानी एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से आपको इनकम अर्न हो रही है, तो ITR 2A। और उसके बाद पर्सन हु हैज़ नो इनकम, यानी कैपिटल गेन कोई भी एसेट को सेल करने से या फिर मतलब कोई भी अदर बिजनेस से आपकी इनकम नहीं होनी चाहिए। आपका मतलब डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स जैसे FD इन्वेस्टमेंट, शेयर में अगर आप पैसा लगाकर इनकम कर रहे हो तो आपका ITR 2 में जाएगा। अ पर्सन हु डज नॉट, आपकी इंडिया के बाहर कोई प्रॉपर्टी एसेट नहीं होना चाहिए, इंडिया के बाहर आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होना चाहिए, एग्रीकल्चर इनकम जो है 5,000 से कम होना चाहिए। और उसके बाद इंडिविजुअल हु हैव नॉट अर्न इनकम फ्रॉम, कोई भी लॉटरी, हॉर्स रेसिंग से आपकी इनकम नहीं होनी चाहिए। तो चलिए जी, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ITR 2 फॉर्म। ITR 2 फॉर्म में क्या रहता है, जनरली यूज बाय इंडिविजुअल, ये भी इंडिविजुअल्स द्वारा भरी जाती है, और हैव एक्रूड इनकम थ्रू सेल ऑफ एसेट। अभी देखना, जो ITR 1 में आपने नॉट भरा है कहीं भी, जैसे बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, लॉटरी, हॉर्स रेसिंग से इनकम नहीं होनी चाहिए, तो ये सारा किस में आएगा, ITR 2 में आएगा। ठीक है जी। तो अभी देखिए, यहीं से ही पता चल रहा है, सेल और एसेट या प्रॉपर्टी से आपकी, एसेट या प्रॉपर्टी की सेल से इनकम हो रही है, तो ITR 2 भरोगे। उसके बाद आपकी आउटसाइड इंडिया में कोई सोर्स ऑफ इनकम है इंडिविजुअल का, तो भी ITR 2 भरोगे। तो ये ITR 2 है जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और इंडिविजुअल दोनों के लिए मतलब एलिजिबल है, दोनों इसके लिए एप्लीकेबल हैं फॉर्म के लिए। तो चलिए जी, देखते हैं इसमें क्या क्या कौन कौन भर सकता है ITR 2। ठीक है जी, सैलरी और पेंशन से इनकम है तो ITR 2 भर सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज एसेट की सेल, कैपिटल गेन है तो भर सकते हैं। ITR 1 में इसका क्या था, ऑपोजिट था, नहीं होगी तो भर सकते हैं। ठीक है जी, अगर आपका एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो आप ITR 2 भर सकते हैं। आपकी बस ये याद रखना कि कोई बिजनेस वेंचर, बिजनेस पर्पज से कोई भी आपकी इनकम नहीं होनी चाहिए, यानी ITR 2 में बिजनेस पर्पज से अगर कोई इनकम हो रही है तो आप ITR 2 के लिए एलिजिबल नहीं हो, तो यानी ITR 2 आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो चलिए जी, अ पर्सन हु ओन एसेट इन कंट्री आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर आपका कोई भी मतलब किसी भी कंट्री में एसेट होगा तो ITR 2 भर सकते हैं। इंडिया के बाहर आपकी कोई अर्निंग इनकम है तो मतलब सोर्स ऑफ इनकम है तो वो मतलब आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं। 5,000 से एग्रीकल्चर इनकम, अभी ITR 1 में क्या पढ़ा था हमने कि 5,000 से कम एग्रीकल्चर इनकम होगी तो ITR 1, और अगर 5,000 से ज़्यादा एग्रीकल्चर इनकम है तो ITR 2 रहेगी। उसके बाद आपकी अगर कोई लॉटरी, हॉर्स रेसिंग या कार्ड गेम, पजल से आपकी कोई इनकम हो रही है तो आप ITR 2 फाइल करोगे। तो चलिए जी, ITR 3 में देखते हैं। ITR 3 जो है इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली दोनों के लिए यूजफुल है, और इसमें ये बात ध्यान में रखना, इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए यूजफुल है कौन से, हु सोली ऑपरेट एज अ पार्टनर इन अ फर्म, अगर एक फर्म में वो एज अ पार्टनर की तरह हैं, कंसीडर मतलब एक फर्म में एक पार्टनर की तरह हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन वो एक फर्म के एक पार्टनर की तरह ऑपरेट होना चाहिए। बट हु डू नॉट कंडक्ट एनी बिजनेस अंडर फर्म, यानी उस फर्म के अंडर कोई भी बिजनेस कंडक्ट नहीं होना चाहिए, जस्ट एज अ फर्म का एक पार्टनर की तरह वो ट्रीट होना चाहिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और इंडिविजुअल, उसके लिए ये मतलब फॉर्म है जो ITR 3 फाइल करना रहेगा। तो चलिए जी, इसमें बिजनेस से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान में रखना। तो ये क्या हो सकता है, फर्म, अभी ITR 3 का सीधा सीधा ये याद रखना है कि जो फर्म का एक पार्टनर की तरह इंडिविजुअल अगर ऑपरेट हो रहा है, इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अगर इन चीज़ों, जो हम इनकी बात करेंगे, इन चीज़ों से अगर इनकम हो रही है तो हम ITR 3 है जो फाइल करेंगे, जैसे सैलरी, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन से कोई भी होता है तो वो ITR 3 फाइल करेंगे। तो चलिए जी, ITR 4 में क्या होगा, ITR 4 में जो यूजफुल रहेगा उन इंडिविजुअल्स के लिए जो बिजनेस कंडक्ट करते हैं। अभी देखिए, ITR 2, 3 में हमने बिजनेस से रिलेटेड नहीं होना चाहिए ये पढ़ के आए हैं, लेकिन ITR 4 में क्या है, स्पेशली इसी के लिए है कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई प्रोफेशन कर रहे हो,
उसके थ्रू आपकी कोई इनकम हो रही है, तो अगर आप इंडिविजुअल हो तो ये ITR 4 भर सकते हैं। तो चलिए जी, इसमें कौन कौन से फॉर्म एप्लीकेबल, ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, ठीक है, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो प्रोफेशन कर रहे हैं, उनके वो हर तरह के इंडिविजुअल्स के लिए ITR 4 है जो मतलब एप्लीकेबल रहेगा। तो चलिए जी, इसमें नेक्स्ट है कि टैक्स पेयर्स कैन आल्सो क्लब एनी इनकम, ठीक है जी, जो टैक्स पेयर ITR 4 भरेगा वो क्लब कर सकता है किसी भी तरह की इनकम, अगर मान लो विंडफॉल से हो रही है, हॉर्स रेसिंग, या मतलब विनिंग फ्रॉम लॉटरी, किसी से भी स्पेकुलेशन, सैलरी, लॉटरी, हाउस प्रॉपर्टी, अलॉन्ग विद द इनकम अर्न फ्रॉम देयर बिजनेस या प्रोफेशन, कहीं से भी अगर आपकी इनकम हो रही है तो वो सभी आप क्लब करके ITR 4 में उसकी डिटेल फाइल करना रहता है। तो चलिए जी, जैसे राइट फ्रॉम शॉपकीपर्स, डॉक्टर्स, डिजाइनर्स टू अजेंट्स, रिटेलर, कॉन्ट्रैक्टर इज एलिजिबल, ये सारा बिजनेस प्रोफेशन का ही पार्ट है। तो ये मतलब अगर ऐसा कुछ आपकी इनकम रहती है तो आप ITR 4 जो है फाइल करोगे। तो चलिए जी, नेक्स्ट है ITR 4S। ITR 4S क्या है, इसको सुगम फॉर्म बोलते हैं, पहली बात तो ये याद रख लेना। और ये इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली द्वारा जो है रिटर्न फाइल किया जाता है। और इसमें क्या क्या है ये देखते हैं। इंडिविजुअल जिनकी ये ITR 4S किसके लिए, ये मोस्टली आपका ITR 1 से मिलता जुलता होगा। अभी इसका आगे मैं आपको बताऊंगा क्या डिफरेंस है, क्यों इसको भरते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल कैन अर्न इनकम फ्रॉम बिजनेस, जिसकी नहीं नहीं नहीं, इसको 1 के साथ रिलेट मत करना, चलिए देखते हैं, बाद में इसको डिस्कस करेंगे क्या है। इंडिविजुअल जिसकी इनकम बिजनेस से हो रही है वो ITR 4S फाइल करेगा। सिंगल हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है वो भी ITR 4S फाइल करेगा। उसके बाद आपकी कोई इनकम हाउस प्रॉपर्टी या कैपिटल गेन से नहीं होनी चाहिए। एग्रीकल्चर इनकम 5 से कम होनी चाहिए। और उसके बाद इंडिविजुअल हु डू नॉट एनी एसेट, मतलब इंडिया के बाहर कोई भी एसेट या प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। इंडिया के बाहर कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं होना चाहिए। मोस्टली देखिए ITR 1 के साथ मिलता जुलता है, लेकिन पहली लाइन को छोड़कर कि आपकी इनकम से कोई बिजनेस हो रही है, ठीक है जी। तो चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं। ये फॉर्म किसके लिए एप्लीकेबल होता है। दिस फॉर्म इज यूजफुल इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। पहली बात तो ये आगे कि ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस अगर होंगे तो ITR 4S का जो है एलिजिबल के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो एप्लीकेबल टू बिजनेसेस, ये एप्लीकेबल किसको होगा, जो बिजनेस पर्पस के लिए मतलब इनकम अर्न हो रही है। यानी इसमें ITR 1 में क्या है, बिजनेस का कोई लेना देना ही नहीं है। ITR 4S में क्या है, सेम टू सेम जो पॉइंट्स हमने ITR 1 में डिस्कस किए हैं वही सेम ITR 4S में पॉइंट्स हैं। एग्रीकल्चर 5,000 से कम इनकम होनी चाहिए, आपका इंडिया के बाहर कोई एसेट नहीं होना चाहिए, आपका इंडिया के बाहर कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होना चाहिए। बस इसमें सिर्फ एक चीज़ ये है कि वो अगर आपका बिजनेस पर्पस से रिलेटेड नहीं है तो ITR 1 फाइल करोगे, अगर बिजनेस पर्पस से रिलेटेड है तो आप ITR 4S है जो फाइल करोगे। तो चलिए जी, नेक्स्ट है ITR 5 में क्या है, अभी हमने पढ़ा था 5, 6, 7 जो है ITR, वो किसके लिए एलिजिबल हैं, कंपनी, फर्म्स, LLP, इनके लिए एलिजिबल रहेंगी। तो चलिए जी, ITR 5 जो हैं वो यही बॉडीज़ जो हैं ITR फाइल कर सकती हैं, कौन कौन सी, जैसे फॉर्म्स, LLP यानी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एसोसिएशन ऑफ पर्संस हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्संस और लोकल अथॉरिटीज़, ये जो हैं मतलब क्या करेंगी, ITR 5 है जो फाइल करती हैं। तो चलिए जी, ITR 6 क्या है, ITR 6 में है एक्सेप्ट दोज कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस को छोड़कर द क्लेम टैक्स एग्जम्पशंस एज पर सेक्शन 11, जो 11 सेक्शन के अंडर कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं जो एग्जम्पशन क्लेम करती हैं, वो क्या करेंगी, ITR 6 है जो फॉर्म फाइल करेंगी, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, इज यूज्ड ओनली बाय ऑल कंपनीज द्वारा यूज होगा जो सेक्शन 11 में अपना क्लेम जो टैक्स एग्जम्पशन क्लेम करती हैं। चलिए जी, नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशंस दैट कैन क्लेम टैक्स एग्जम्पशंस एज पर सेक्शन 11 आर ऑर्गेनाइजेशन in which the income received is accumulated from the property used for the purpose of religion or charity। चलिए जी, सिंपल सा मतलब है इसका कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी है जो रिलीजन और चैरिटी के पर्पस से यूज हो रही है और उसमें से कुछ भी इनकम हो रही है
और उसको हम उसके लिए कौन सी ITR जो है फाइल करनी रहती है, ITR 6। अगर वो ऑर्गेनाइजेशंस सेक्शन 11 में अपना टैक्स एग्जम्पशंस जो हैं क्लेम करती हैं। तो ये सीधा सीधा याद रखना, ITR 6 में जो सेक्शन 11 के अंडर टैक्स एग्जम्पशन क्लेम करती हैं, जो रिलीजन या चैरिटी पर्पस से प्रॉपर्टी से जो इनकम होती है उनके लिए ITR 6 रहती है। तो चलिए जी, ITR 7 में क्या है, इंडिविजुअल्स और कंपनीज दोनों ये ITR 7 है जो फाइल कर सकते हैं। सबमिट देयर रिटर्न्स अंडर द फॉलोइंग सेक्शंस। हाँ, जो इन सेक्शंस यानी जो फॉलोइंग सेक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे उनके बारे में देखेंगे। जो फॉलोइंग सेक्शंस के अंडर आएंगे अपनी रिटर्न, वो उनके लिए जो रिटर्न्स रहेगी वो ITR 7 है फाइल करना रहेगा, चाहे वो इंडिविजुअल है चाहे कंपनीज है, अगर इन सेक्शंस में वो आते हैं। चलिए जी, इन सेक्शंस में क्या आएगा, सेक्शन 139 सबसेक्शन 4A 4B 4C 4D। तो इन सेक्शंस में जो भी आएगा वो ITR 7 है जो उसको फाइल करना रहेगा। चलिए जी, 139 सेक्शन 139 और सबसेक्शन 4A में क्या है, रिटर्न कैन बी फाइल बाय इंडिविजुअल्स। ये इंडिविजुअल द्वारा फाइल होगी। और रिसीव इनकम फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी दैट इज हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ चैरिटी और रिलीजन। यानी सिंपल आपने मतलब ये याद रखना है, ट्रस्ट और लीगल ऑब्लिगेशन के लिए ये फॉर्म रहता है जो चैरिटी और रिलीजन पर्पज से कोई भी प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है। चैरिटी और रिलीजन जस्ट याद रखो, सेक्शन 139 और सबसेक्शन 4A में चैरिटी और रिलीजन की जो कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनकम है या ट्रस्ट लीगल ऑब्लिगेशन को ये फॉर्म भरना रहता है। तो चलिए जी, 139 सेक्शन 139 और सबसेक्शन 4B में क्या रहता है, पॉलिटिकल पार्टीज याद रखना है। ऊपर आपने क्या याद रखना था, ट्रस्ट और या चैरिटी डोनेशंस के लिए जो रहता है वो चैरिटी वाला केस हो गया, और दूसरे में क्या गया, पॉलिटिकल पार्टीज। अगर पॉलिटिकल पार्टीज की जो इनकम आन है नॉन टैक्सेबल लिमिट से अगर ज़्यादा हो जाती है तो उनको ये है ITR 7 फाइल करना रहता है, जो कि सेक्शन 139 4B में होता है। तो चलिए जी, सेक्शन 139 सबसेक्शन 4C में कौन कौन आता है, ये नेक्स्ट वाली एंटिटीज हम की बात करेंगे वो कौन से सेक्शन 139 और सबसेक्शन 4C में आते हैं, और इनको भी ITR 7 फाइल करना रहता है। जो इंस्टीट्यूशंस सेक्शन 10 और सबसेक्शन 23A के अंडर आते हैं और सेक्शन 10 और 23B के अंडर आते हैं उनको ITR 7 फाइल करना रहता है। या एक आप साथ में याद रखना, साइंटिफिक रिसर्च। अभी 4A में क्या था, ट्रस्ट और रिलीजन को लेकर था, दूसरे में क्या था, पॉलिटिकल पार्टीज, और तीसरे में साइंटिफिक रिसर्च। और सेक्शन 10 सब सेक्शन 23A 23B वाले जो हैं इंस्टीट्यूट रहेंगे। और साथ में और कौन कौन रहेगा, न्यूज़ एजेंसीज की जितनी भी ITR रहती हैं, फंड, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इनके लिए भी ITR 7 है जो रहता है। तो चलिए जी, सेक्शन 139 और सब सेक्शन 4D में क्या होता है, रिटर्न्स फाइल बाय एंटिटीज जो फाइल करती हैं, जो कि कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ या कोई भी इंस्टीट्यूशंस, इनसे रिलेटेड कोई भी इंस्टीट्यूशन है जो भी है, मतलब वो अपना, अगर वो कौन से सेक्शन के अंडर आते हैं, सेक्शन 139 सब सेक्शन 4D के अंडर आते हैं, और इनको भी ITR 7 है जो फाइल करना रहता है। तो चलिए जी, सबसे पहले इसमें दोबारा डिस्कस कर लेते हैं ITR 7 किसके लिए रहता है। ITR 7 जो है मतलब जो सेक्शन 139 और सब सेक्शन 4A 4B 4C 4D में आ रहे हैं उनके लिए जो है ITR 7 फाइल करना रहता है। 139 4A में जो है वो चैरिटी और रिलीजन पर्पस के लिए है, 4B जो है मतलब पॉलिटिकल पार्टीज के लिए रहता है, 4C जो है कोई भी इंस्टीट्यूशन जो सेक्शन 10 और 23A सब सेक्शन 23A 23B में आता है, या साइंटिफिक रिसर्च से आप याद रख सकते हो। और न्यूज़ एजेंसीज, फंड, एनी फंड, मेडिकल इंस्टीट्यूशन या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए। या 4D में क्या रहेगा आपका, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ या उनसे रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूशंस आपको देखने को मिलेंगे वो सारे क्या है मतलब सेक्शन 139 4D में आएंगे, और जो है ITR 7 है जो उनको फाइल करना रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।